एवरीवन, स्वागत है सबका आपके चैनल द फार्मा स्कॉलर में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज द आर्थराइटिस। वैसे तो ये डिजीज काफी कॉमन है, हम लोग काफी देखते हैं, या हमारे घरों में जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनमें काफी कॉमन ये डिजीज देखने को मिलती है। आज के इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि आर्थराइटिस का मेन कॉज क्या है, क्या कॉजेज हैं इसके, एंड इसको किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। आर्थराइटिस क्या है? एक ऐसी डिजीज है जिसमें जो जॉइंट्स है उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। जॉइंट्स का मतलब बॉडी में ऐसे पार्ट्स जहाँ पे दो बोन्स आपस में मिलती हो, उसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं? जॉइंट्स। जैसे एग्जांपल, ये हमारा हाथ है, तो हाथ में यहाँ पे दो बोन्स मिल रही हैं, एक तो ये हमारी कलाई की और ये हमारी हाथ की। यहाँ पे दो बोन्स मिल रही हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं? जॉइंट्स। तो ये हमारा कौन सा जॉइंट है? रिस्ट जॉइंट। ठीक है, इसको हम रिस्ट बोलते हैं, हमारा रिस्ट जॉइंट है। यहाँ पे हमारा क्या है? दैट इज एल्बो जॉइंट। यहाँ पे भी दो बोन मिल रही है, इधर की बोन एंड इधर की बोन, तो ये हमारा एल्बो जॉइंट है। सेम वैसे ही हमारी जो नी है, यहाँ पे भी दो बोन्स मिलती है, तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं नी जॉइंट। ऐसे करके हमारी बॉडी में जितने भी जॉइंट्स है जहाँ पे दो बोन्स आपस में मिल रही हैं, उन्हीं जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है एंड इसकी वजह से आर्थराइटिस होने के चांसेस होते हैं, राइट। अब होते हैं जिसमें कि सिम्टम्स क्या क्या आते हैं आर्थराइटिस के। सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो सिम्टम्स में आता है पेन, बहुत पेन अराइज होगा। टेंडरनेस मतलब वहां पे बहुत ज्यादा तनाव, या बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा पेन अराइज होगा। स्वेलिंग एंड रेडनेस वहां पे हो जाएगी। ये सिम्टम्स हैं, आप बोल सकते हैं, आर्थराइटिस के। अब बात ये है कि आर्थराइटिस नाम जो है ये एक डिजीज है, इसको कैटेगराइज फर्दर किया गया है दो टाइप में। एक होता है हमारा रिमेटॉइड आर्थराइटिस और एक होता है हमारा ऑस्टियो आर्थराइटिस। रिमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है, एक एक करके हम दोनों डिजीज के बारे में समझेंगे, क्या कॉजेज हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऑस्टियो आर्थराइटिस समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि जो हमारी नॉर्मल जॉइंट है उसमें किस तरीके फीचर्स होते हैं, हमें किस तरीके से वो काम करता है। ये हमारा है एक नॉर्मल जॉइंट, जो मैंने हमारी नी जॉइंट जो है उसका फीचर बनाया है। ये हमारी अपर बोन है जिसको हम बोलते हैं फीमर, एंड ये नीचे की बोन है जिसको हम बोलते हैं टिबिया, राइट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों जॉइंट्स के बीच में ना गैप है, यहाँ पे दोनों के बीच में गैप है, एंड इन दोनों जॉइंट्स के बीच में एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये दोनों जॉइंट जो हमारी बोन्स हैं, इन दोनों बोन्स के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है कार्टिलेज की, जो कि कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, एंड ये आर्टिकुलर कार्टिलेज ही इन दोनों जॉइंट्स के अपर सिरे पे प्रेजेंट रहता है। बीच में होता है ये जो आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड, राइट। ये साइनोवियल फ्लूइड, एंड ये हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन है, एंड ये बीच में साइनोवियल फ्लूइड। अब इसका फंक्शन बताती हूँ मैं। ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है ना, ये दोनों बोन्स के बीच में फ्रिक्शन ना हो चलने पे। मान लीजिए कि दो लकड़ी है और आप उसको इस तरीके से घिसेंगे तो उनमें फ्रिक्शन क्रिएट होगा, घर्षण क्रिएट होगा, उनको आप बोल सकते हैं स्मूथली वो काम नहीं करेंगी। तो अगर मान लीजिए कि हमारी दोनों बोन्स कुछ इस तरीके से अगर अटैच होंगे तो हम लोग चलेंगे, तो जाहिर सी बात है इन दोनों बोन्स के बीच में घर्षण क्रिएट होगा, चटकने की आवाज आएगी, हम स्मूथली नहीं चल पाएंगे, एंड ये दोनों बोन्स जो है वो घिसना शुरू हो जाएंगे आपस में। उस चीज से बचाने के लिए यहाँ पे एक होते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो कि दोनों बोन्स के बीच में कोई भी फ्रिक्शन क्रिएट ना और स्लाइड हो जाए दोनों बोन्स आपस में, इसलिए यहाँ पे कार्टिलेज पाया जाता है। एंड इसके अलावा बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड, या आप बोल सकते हैं साइनोवियल जॉइंट में पाया जाता है साइनोवियल फ्लूइड। ये साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है? लुब्रिकेशन का काम करता है। जैसे मशीनरी में होते हैं कि दो पार्ट्स हैं, उनके बीच में ऑयल डाला जाता है ताकि वो पार्ट्स आपस में बीच में घर्षण क्रिएट ना करे, तो उनमें ऑयल डाल दिया ताकि वो दोनों पार्ट्स इजीली काम करें। सेम ये जो फ्लूइड है ना, ये इसी तरीके का काम कर लुब्रिकेशन का काम करता है, ताकि जो हमारे जॉइंट्स में घर्षण क्रिएट ना हो, फ्रिक्शन क्रिएट ना हो, और वो आपस में घिसे नहीं, और स्मूथली हम जो वॉक करते हैं, चलते हैं, वो इजीली कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि अगर ये कार्टिलेज ना हो, ये फ्लूइड ना हो, तो जैसे हम चलेंगे वैसे वैसे बोन्स घिसेंगे, एक के ऊपर स्लाइड होंगी, जिसकी वजह से बोन्स में घर्षण क्रिएट होगा, फ्रिक्शन क्रिएट होगा, और बोन्स का घिसना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ पे कार्टिलेज पाया जाता है। अब ऑस्टियो आर्थराइटिस में क्या होता है? होता क्या है, इस
इस ऑस्टियोआर्थराइटिस की कोई एक बोल सकते हैं ना, कोई एक कॉज नहीं है, इसके नंबर ऑफ कॉजेज हैं। पहला कॉज क्या है, इंक्रीज्ड वेट। अगर किसी पर्सन का वेट बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है पूरी बॉडी का जो वेट होता है ना, हमारी नी पे, अगर किसी पर्सन का बहुत ज्यादा वेट होगा ना तो उसका पूरा वेट उसके लेग्स उठाते हैं। जितना ज्यादा बॉडी का वेट होगा उतना ही ज्यादा जो हमारे नी है या लेग्स है उन पे ज्यादा लोड आएगा, राइट। तो वो क्या, जैसे होता है ना कि मान लीजिए कोई गाड़ी है, तो गाड़ी पे आप जितना ज्यादा लोड देंगे तो उस गाड़ी का जो पहिया है उसमें पंचर होने लगता है, वो पंचर हो जाती है गाड़ी, राइट। सेम वैसे ही हमारी बॉडी है, अगर बॉडी का वेट बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा लोड होगा, तो जो लेग्स हैं या जो नी है जो उस वेट को होल्ड कर रहे हैं वो नहीं सह पाएंगे। तो अब इनके ये जो कार्टिलेजेस है ना, इनमें फ्रैक्चर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये कार्टिलेज बहुत महीन, आप बोल सकते बहुत हल्के बोन्स के बने हुए होते हैं। सो इनमें ना फ्रैक्चर आना शुरू हो जाएगा ओवर द टाइम ऑफ पीरियड। एक दिन में नहीं आएगा, जैसे जैसे वेट बढ़ेगा ओवर द टाइम ऑफ पीरियड ये अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा, ये जो कार्टिलेजेस हैं ये ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये कार्टिलेजेस का मेन काम क्या था कि ये इन दोनों बोन्स के बीच में शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर देते, यानी कि जो अगर मान लीजिए कोई मूवमेंट हो रहा है तो वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते थे, जिसकी वजह एक कुशन प्रोवाइड कर देते थे हमारे दोनों जॉइंट्स के बीच में। अब जैसे ही ये कार्टिलेजेस पे लोड आएगा, कार्टिलेजेस ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे एंड ये जो दोनों बोन्स हैं इनके बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो उसकी वजह से क्या होगा, अब भाई यहाँ पे अगर फ्रिक्शन क्रिएट होगा तो बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं वो कहेंगे भाई यहाँ कुछ तो चल रहा है, अब यहाँ पे कुछ प्रिवेंटिव मेजर करते हैं। तो जितनी भी बॉडी की सेल्स हैं, जो WBC सेल्स हैं, वो यहाँ पे आकर के इकट्ठा हो जाएंगी एंड यहाँ पे रेडनेस क्रिएट कर देंगी, स्वेलिंग क्रिएट करेंगे, पेन इंड्यूस हो जाएगा। तो जिसकी वजह से इधर पेन इंड्यूस होने लगता है एंड उसी को हम बोलते हैं बहुत पेन हो रहा है। अब यहाँ पे सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं कि पेन इंड्यूस होने की वजह से पेशेंट क्या करता है कि उस लेग पे या जिस भी नी पे ये बोल सकते हैं पेन इंड्यूस हो रहा है, उससे पेन से बचाने के लिए सिर्फ एक ही लेग पे अपने वेट को देना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा कि जो ओल्ड एज लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि थोड़ा सा लंगड़ा करके चलते हैं। इसका रीजन क्या है, वो सोचते हैं कि जिस नी में हमारा पेन है उस नी पे बहुत ज्यादा फोर्स ना लगे, तो एक पैर पे अपने सारे वजन को देने लगते हैं। अब उसके सर्कमस्टांसेस क्या होता है कि जो पहले जो वेट दोनों लेग्स पे पड़ रहा था वो सिर्फ अब टोटली एक ही लेग पे पड़ रहा है, क्योंकि एक लेग पे तो पेन हो रहा है, तो जिसकी वजह से जो दूसरा लेग है उसमें भी पेन अराइज होना शुरू हो जाता है। सो दिस इज द मेन रीजन कि इंक्रीज्ड वेट कैन लीड टू द डैमेज ऑफ दिस आर्टिकुलर कार्टिलेज ड्यू टू द हैवी वेट या ड्यू टू द इंक्रीज लोड ऑफ द बॉडी। इसके अलावा दूसरा रीजन क्या है कि भाई कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है या बहुत ज्यादा कोई रनिंग का या गेम्स की एक्टिविटी है जिसकी वजह से ये जो कार्टिलेजेस हैं ये ब्रेक हो चुके हैं या टियर आ चुका है, इनमें कोई स्ट्रेस आ चुका है जिसकी वजह से कार्टिलेज ब्रेक हो गए एंड ये आप बोल सकते हैं कि फिर से फ्रिक्शन क्रिएट होना शुरू हो गया, शॉक एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, कुशन वाली एक्टिविटी खत्म हो चुकी है एंड देन फिर से बोल सकते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया। इसके अलावा एक और कॉज क्या है, एक और कॉज है हाई शुगर। बॉडी में अगर कंजप्शन हाई का होगा, बोल सकते हैं बहुत ज्यादा इंक्रीज शुगर इनटेक होगा, तो इंक्रीज शुगर इनटेक क्या करता है कि यहाँ पे जो कार्टिलेजेस है ना इनकी हेल्थ को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करता है। हम बोलते हैं ना शुगर इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ आवर बॉडी, शुगर से ज्यादा खतरनाक हमारी बॉडी के लिए कुछ नहीं है। सो वो शुगर क्या करती है, इन कार्टिलेजेस को धीरे 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 रप्चर करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से भी कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो जाएंगे एंड फिर से ये क्या करने की जो हमारी बोल सकते हैं जो नी है इनमें बहुत सारे आप बोल सकते हैं कि प्रेशर आने की वजह से फिर से उनमें फ्रैक्चर क्रिएट हो सकता है। सो हमने देखा कि क्या मेजर्स है। अब यही चीजों को अगर हम ओवरकम कर देंगे तो वो हमारा प्रिवेंटिव मेजर बन जाएगा। जैसे मैंने बताया कि इंक्रीज वेट कैन लीड टू द ब्रेकेज ऑफ कार्टिलेज, इंक्रीज ग्लूकोज कंजप्शन या शुगर कंजप्शन कैन लीड टू द ब्रेकेज ऑफ कार्टिलेज, या आप बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा वेयर हो गया, टीयर हो गया, उसकी वजह से भी कार्टिलेज अगर ब्रेक डाउन हो गया तो भी आर्थराइटिस के जो सिम्टम्स है वो शो होते हैं। सो अगर इन चीजों को हम ओवरकम कर दें, जैसे कि शुगर का इंटेक काफी कम करें, या आप बोल सकते हैं शुगर तो हमारी बॉडी में नेसेसरी है ही नहीं, हम जो भी फूड्स खाते हैं उसमें हमें नेचर ने भरपूर मात्रा में हमको फ्रक्टोज शुगर दे रखी है, तो हमें जो आर्टिफिशियल शुगर्स है या रिफाइंड शुगर्स है उनकी तो बॉडी की जरूरत ही नहीं है, वो हमारे लिए एक्स्ट्रा कैलोरी या बोल सकते हैं काफी कार्सिनोजेनिक भी मानी जाती है। सो अगर हम उनका कंजप्शन कम कर दें तो ये जो कार्टिलेजेस हैं इनकी हेल्थ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके अलावा एक और कॉज है, मैं बताती हूँ।
जो हम बोलते हैं ना कि जो जंक फूड्स हैं या जो बहुत हेवी कोलेस्ट्रॉल वाले सब्सटेंसेस हैं, उनका भी इफेक्ट पड़ता है आर्थराइटिस पे। कैसे? जब कोलेस्ट्रॉल इंड्यूस या कोलेस्ट्रॉल से कंटेनिंग कंपाउंड या ऐसे सब्सटेंस जब कोई इनटेक करता है तो उसमें पाया जाता है हाई अमाउंट में फैट, ठीक है ना, या कोलेस्ट्रॉल आप बोल सकते हैं। अब ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, फैट सेल्स जो होती है ना उन सेल्स में जाके डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। यानी कि हमारे यहाँ पे जो कार्टिलेजेस है ना, यहाँ पे भी फैट सेल्स पाई जाती हैं ताकि वो जो एक्टिविटी है ना उसको एब्जॉर्ब कर सके या कुशन की तरह काम कर सके, कोई भी शॉक को एब्जॉर्ब कर सके। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होने लगता है ना तो ये फैट सेल्स एक टाइप का प्रोटीन बनाना शुरू कर देती हैं। अब ये प्रोटीन भी कार्टिलेज की हेल्थ के लिए काफ़ी हानिकारक माना जाता है। इस तरीके से जो आप बोल सकते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इट इज डिपेंड ऑन द आवर एनवायरनमेंट एंड आवर लाइफस्टाइल, कि हम अगर अपने लाइफस्टाइल में कुछ मॉडिफिकेशंस करें तो हम इस डिजीज को होने से बचा सकते हैं। अच्छा, जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट भी बेसिकली क्या कहता है, इसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है। इसको अगर आपको पेन इंड्यूस हो रहा है तो लाइफ टाइम, क्योंकि एक बार कार्टिलेज अगर ब्रेक डाउन हो गया तो आप उसको कार्टिलेज को दोबारा नहीं लगा सकते हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि लोग नी रिप्लेसमेंट करवा लेते हैं कि भाई नी को ही रिमूव कर देंगे, तो उसकी वजह से आप बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल नी लगा दिया जाएगा। वो आर्टिफिशियल नी भाई एक पर्सन में 20 ईयर्स तक काम कर सकता है। नी रिप्लेसमेंट इट इज सर्जरी प्रोसीजर। उस प्रोसीजर से जाने से पहले ही अगर हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स कर लें तो वो हमारी बॉडी के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। दिस इज अबाउट द ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब हम बात करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसी के जैसा है, बट इसका जो कॉज है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या है कि जो ये हमारी जो मेम्ब्रेन है जिसको हम बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन, एंड इसके अंदर जो फ्लूइड है जो कि एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, इसको हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। अब इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में कुछ इम्यून सेल्स पाई जाती हैं। क्या बोलते हैं हमको? इम्यून सेल्स। अब इम्यून सेल्स जैसे मोनोसाइट्स है ना, या लिम्फोसाइट्स, इस तरीके की सेल्स पाई जाती हैं। एंड इन सेल्स का काम होता है कि हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार की जो बोल सकते हैं डिजीज है उनसे प्रिवेंट करना या उनसे बचा कर रखना, ताकि उनसे फाइट करना। कोई भी अगर मान लो कि पैथोजन आ रहा है, कोई माइक्रोब आ रहा है, कोई बैक्टीरिया आ रहा है, वायरस आ रहा है, तो उनसे लड़ करके हमारे शरीर को बचाना वो इन सेल्स का काम होता है, जिनको हम बोलते हैं मोनोसाइट सेल्स एंड लिम्फोसाइट सेल्स। अब होता क्या है कि हमारे लाइफस्टाइल की ही वजह से, देखिए जितनी भी डिजीज है ना उनमें 90% कॉज हम खुद होते हैं, यानी कि हमारा लाइफस्टाइल फैक्टर या हमारा एनवायरनमेंट फैक्टर 90% डिपेंड करता है हमारी डिजीज कंडीशन पे। अब होता क्या है कि कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे मान लीजिए सिगरेट स्मोकिंग हो गया या कोई पैथोजन है, उन्होंने क्या कर दिया कि इन सेल्स के बीच में कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दिया, ठीक है ना। क्या कर दिया? जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन सेल्स के अंदर। और किसने किया? मान लीजिए कोई भी पैथोजन बाहर का भी हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कोई ऐसे फैक्टर, सिगरेट स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सारे फैक्टर्स मिल करके क्या कर सकते हैं कि जो हमारी सेल्स है ना इनमें जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कर देंगे। अब ये जो सेल्स हमारी बॉडी के लिए इम्यून सेल्स थी, जो हमारी बॉडी को प्रिवेंट कर रही थी बाकी सब डिजीज से, अब इनमें चेंजेस हो गए। अब ये क्या करेंगी? कुछ अलग तरह के प्रोटीन्स रिलीज करेंगी। ये क्या करेंगी? कुछ अलग तरह के प्रोटीन्स, या आप बोल सकते हैं इंटरल्यूकिन, जिनको हम बोलते हैं इंटरल्यूकिन फैक्टर्स को रिलीज करना शुरू कर देंगी, राइट। अब ये इंटरल्यूकिन फैक्टर क्या होता है? ये इंटरल्यूकिन फैक्टर का बेसिक रोल होता है कि जो सेल्स है ना हमारे जॉइंट्स की, इनको एनगल्फ करना, या इन बोल सकते हैं इन्हीं को डिस्ट्रॉय करना। इसीलिए बोला जाता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस इट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं इसको? इट इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी इम्यून सेल्स है ना यही कन्वर्ट हो जाती है, बोलते हैं रक्षक भक्षक में चेंज हो गया। यही इम्यून सेल्स कन्वर्ट हो जाती हैं एंड खुद की ही बॉडी की सेल्स को एनगल्फ करना शुरू कर देती हैं, जिसको बोलते हैं ऑटो इम्यून। खुद की इम्यून सेल्स ने खुद की बॉडी की सेल्स को एनगल्फ करना शुरू कर दिया। एंड यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाएंगे कि यहाँ पे बहुत सारी फैगोसाइटिक रिएक्शंस होने लगेंगी, एंड यहाँ पे बोल सकते हैं कि पस जनरेट हो जाएगा, फैगोसाइटोसिस रिएक्शंस होने लगेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे
पेन, टेंडरनेस, स्वेलिंग, जो हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स थे वो सारे यहाँ पे भी शो होना शुरू हो जाएंगे। बट अंतर यहाँ पे क्या है कि वहां पे कोई दूसरे बाहर फैक्टर्स थे, लेकिन यहाँ पे हमारी बॉडी की ही सेल्स, खुद की ही सेल्स इस बॉडी की सेल्स को एनगल्फ करना शुरू कर, एंड इसी को हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में अभी तक तो ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मतलब कि अगर एक बार अगर हो गया तो हम इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। हाँ, बस ये कर सकते हैं कि होने से पहले हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स कर सकते हैं कि यहाँ हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं। भाई कोई भी ऐसी चीज़ें जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक आपको लगती हैं उनका अवॉइडेशन हम करें, क्योंकि ये जो है हमारी बॉडी की सेल्स ना खुद में अपने आप में बहुत हीलिंग प्रॉपर्टी रखती हैं, लेकिन अगर हम इनको बाहर के एनवायरमेंटल चीज़ों से इफेक्ट करवा देंगे तो यही सेल्स चेंज होना शुरू कर देंगी एंड खुद में ही डिजीज करना शुरू कर देंगे। सो इसीलिए जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें खुद की इम्यून सेल्स खुद की ही जॉइंट्स की सेल्स को खाना शुरू कर देंगी एंड यहाँ पे पेन, टेंडरनेस, स्वेलिंग सब चीज़ें अराइज होना शुरू हो जाएगा। हाँ, इसमें ट्रीटमेंट इस तरीके से किया जा सकता है, आप बोल सकते हैं प्रिवेंटिव इस तरीके से किया जा सकता है कि एक्सरसाइज किया जाए। एक्सरसाइज करने से क्या होगा कि यहाँ की जो मसल्स हैं उनमें स्टेबिलिटी आने लगेगी, ताकि वो इन जो बोन्स हैं उनको होल्ड ऑन करके रख सकते हैं, यानी आप बोल सकते हैं कि शॉक को एब्जॉर्ब कर सकती हैं, या पेन को अगर बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो वो मसल्स क्या कर सकती हैं, यहाँ पे स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकती हैं। लेकिन एज सच अगर हम चाहें कि जो ऑटो इम्यून डिजीज है उसको रोक लिया जाए तो वो एक बार अगर हो गई तो उसको दोबारा रोका नहीं जा सकता है। इसलिए हमारी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशंस काफ़ी नेसेसरी हैं। सो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे को जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।